देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने वाले पूरे देश पे हावी हो गए। पूरे देश का मीडिया पूरा बिक गया है, पूरा का पूरा गुलामी स्वीकार कर ली है। डूब मरना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे समाज की हत्यारी हो रही है, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत टूटी जा रही है, तुम्हारी बस्तियां जलाई जा रही है, तुम्हारी युवाओं की हत्या की जा रही है, और तुम ऐसे हत्यारों को ताकत देने में लगे हो। और एक आज ऐसी सरकार है जो सत्ता पाने के लिए जिसने राम को दांव पे लगा दिया, जिसने राम को दांव पे लगा दिया, वो राम को दांव पे लगा सकते हैं। आप अपने अहंकार को खत्म नहीं कर सकते। एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट नहीं हो सकते। हकमारी करने वाले लोगों को ठिकाने नहीं लगा सकते। संविधान बचाने की बजाय मनुस्मृति से संविधान लागू करने वालों को ताकत दे रहे हो, शर्म नहीं आती? अब ईवीएम को किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, क्योंकि ईवीएम में चोरी है। ईवीएम में चोरी है, ये प्रूव हो चुका है। आईएएस रिटायर्ड तो आईएएस जो जिसने नौकरी भी छोड़ दी। 2023 का जिस सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, देखिए ये सबको पता है कि सरकार के द्वारा ये पूरी तरह से लॉलीपॉप है। ये ना हमारी जातिगणना होना है, ना ये बिल ये इसमें हिस्सेदारी मिलना है। कहीं ना कहीं हम सबको एक होकर, और जैसे हमारी बहन ने बोला, रणनीति के साथ ओबीसी महासभा आज पहल करता है कि जब यहाँ पे लोकसभा का और राज्यसभा का सत्र चले तो हमारी बहनों के साथ हमारे सारे एससी एसटी ओबीसी और हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे बुद्धिस्ट भाई, सब लोग होकर हम खुद चाहते हैं। हम लोगों ने ओबीसी महासभा की ओर से भी हमने ऐलान किया था कि हम बुंदेलखंड से लेके चंबल से लेके हम 1000 महिलाओं को लेके आएंगे और चप्पल लेके बताएंगे कि अब लड़ाई अब लड़के ही मिलेगी, तभी इसके साथ हमें हिस्सेदारी होगी। क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है, हम चिल्लाते रहे, धरना देते रहे, अब कुछ नहीं, या आग या पार। अब जब तक हमारी महिलाओं का हिस्सा नहीं दोगे तब तक तुम्हें अब लड़ के लेंगे। धन्यवाद। जय ज्योति जय भीम। 2024 का ईवीएम से हो गया और चौकीदार दोबारा से सत्ता में आ गया, तो ये बिल आप सारी चीजें भूल जाइए, इसकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। कैसा आरक्षण, कैसा बिल, किसको क्या, कुछ होने वाला नहीं है। केवल ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक शगुफा छोड़ा गया है। मैं इससे अलग हटके एक और बात कहता हूं, आरक्षण 33% की ही बात क्यों होती है? हम मान्यवर साहब काशीराम जी की बात करते हैं तो वो तो बहुत सीधा सा कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब 50% महिला आबादी है, 50% आरक्षण की बात क्यों नहीं होती है? 33% की क्यों होती है? और इसके अलावा एक और बात, क्या लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं, विधान परिषद में, जिला पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर इससे समाधान होता तो आज की तारीख में एससी एसटी और ओबीसी के आधे से अधिक सांसद हैं। तुम्हारा भला हुआ कुछ? इस समाज का भला हुआ कुछ? उनकी आंखों के सामने, बल्कि वो इस समाज की बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जो आरक्षण 10% सवर्णों के लिए हुआ आर्थिक आधार पर, उसमें वोट देने वाले वो भी तो लोग थे। उनके होते हुए आपका सब कुछ लुट गया। इनकी संख्या अगर हो भी जाए तो भी आपको कुछ मिलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। जो सबसे ज्यादा होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें महिलाओं को सबसे ज्यादा शिक्षित करना है। शिक्षा सबसे पहली जरूरत है। और अगर आज हम माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा बी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो शिक्षा पर ही जोर दिया था, इसीलिए तो हमको प्रथम शिक्षिका बोलते हैं। तो शिक्षा देना सबसे जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं को हर स्तर पर हर तरह से समर्थ और सक्षम बनाने की जरूरत है। आज हम सब लोग कहीं भी हमारी बहन बेटी जाती है, हमारे परिवार की महिला जाती तो अंदर से डरते हैं कि शाम को ठीक ठाक वापस आ जाए, कहीं को दिक्कत तो नहीं हो जाए। क्या कभी किसी सरकार ने सोचा है, या कभी किसी संस्था ने सोचा है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को इतना मजबूत क्यों ना बनाएं कि अगर 10-20 लोग भी उस पर हमला करने की कोशिश करें तो वो सबकी हड्डियां तोड़कर सुरक्षित निकल आए।
सोचा कभी क्या कीजिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? सारी बच्चियां जो है उनको पढ़ाया जाए और उनके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और इसके अलावा वो बुद्धि से बहुत सशक्त हो सके, मजबूत हो सके, उसका एक ही तरीका है कि तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में लागू होनी चाहिए। जो विपश्यना के माध्यम से उनकी मूल शिक्षा है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि वो बुद्धि के स्तर पर हर तरह से मजबूत हो सके। और फिर हमें अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार, और रोजगार में भी जो हो सकता है बिजनेस की तरफ, उस तरफ उन्हें आगे बढ़ाने की हमें जरूरत है। जब ये करेंगे, और ये श्रृंखला जो होनी चाहिए, ये जो काम शुरू होना चाहिए, ये घर से होना चाहिए, परिवार और समाज से शुरू होना चाहिए, और आगे इसको हम ले जाना है ताकि सरकार इसको निश्चित रूप से लागू करे, तभी महिलाओं का भला हो पाएगा। अन्यथा आप कितना आरक्षण कुछ भी कहते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात साथियों जो मैं आपसे कहने वाला हूं, जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं, क्या केवल जातिगत जनगणना से सब कुछ हो जाएगा? मैं मानता हूं, आप माने ना माने, इससे कुछ होगा नहीं। निश्चित रूप से हमें पता लग जाएगी हमारी संख्या कितनी है, पर आज भी तो मोटे तौर पर हम कह रहे हैं कि हमारी 80% आबादी है, 85%, पर हमने हासिल क्या कर लिया? ये आबादी हमारी 90% हो जाएगी तो हासिल क्या कर लिया? यह मध्य प्रदेश के साथी बैठे हैं, वहां पे 95% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की है, लेकिन 5% लोग आप पे हुकूमत कर रहे हैं। इतने साल से आपने हासिल क्या कर लिया? इस चीज को समझने की जरूरत है। मुट्ठी भर एक छोटा सा देश विदेश में, ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे बोलते हैं, दुनिया पर राज करके चला गया, और आज भी इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं जो इतनी बड़ी आबादी पर राज कर रहे हैं। संख्या से ही अगर सब कुछ हो गया होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं। संख्या से नहीं साथियों, जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने कहा, बुद्धि से, शोध संस्थानों से, ज्ञान से होता है, और हम अगर इकट्ठे हो जाएं उससे होता है साथियों, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। अब आखिर में एक ही बात कहूंगा, आप किसी से मांग मत कीजिए कि जातिगत जनगणना कराओ। आप सत्ता हासिल करने का प्रयास कीजिए, और उससे पहले जो सत्ता में बैठे हैं उनको जड़ से उखाड़ने की काम करिए। जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा हूं, और ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ईवीएम को नहीं हटाओगे। ईवीएम नहीं हटेगी, राहुल गांधी कितनी न्याय यात्रा निकाल लें, जिसको जो करना है करने